हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में येंजी येनमू की शॉप पर आता है तो मैनेजर से येंजी पूछता है कि येनमू कहाँ पर है। मैनेजर कहता है कि वो तो डिलीवरी करने के लिए गई हुई है, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा सा अजीब है। इन्हें अपना ऑर्डर भी डिलीवरी गर्ल से करवाना था और ये जगह भी बहुत दूर है। ये बात सुनकर येंजी परेशान हो जाता है। मैनेजर से कहता है कि मुझे इस जगह का एड्रेस दे दो, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। मैनेजर भी परेशान दिखाई दे रहा होता है तो ये येंजी को एड्रेस ला कर दे देता है। येनमू इस खाली बिल्डिंग में ऑर्डर लेकर आ गई होती है, लेकिन इसको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। येंजी भी अब इस जगह पर पहुँच रहा होता है। येनमू को जब यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो जिसने ये ऑर्डर किया होता है उसी नंबर पर कॉल करती है और इसको सुनाई देता है कि यहीं पर किसी का फोन बज रहा है। ये कॉल उठा लेता है येनमू की और इसको कहता है कि मेरा ऑर्डर लेकर अंदर आ जाओ। अब तो येनमू को भी कोई गड़बड़ लग रही होती है। येनमू अंदर आती है तो ये आदमी येनमू के सामने आ जाता है और कहता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसमें तुम हमारी बहुत काम की हो, अगर तुम हमारे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। येनमू कहती कि ठीक है, लेकिन मैं इसका जवाब तब दूंगी जब तुम मेरे करीब आओगे। तो येनमू इस आदमी को मारकर यहाँ से भागने लगती है तो यहाँ पर और भी आदमी येनमू को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन येनमू भी इनका बहुत अच्छे से मुकाबला कर रही होती है। येंजी भी यहाँ पर पहुँच गया होता है। जैसे ही ये येनमू की बाइक देखता है तो ये फौरन भागकर इस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब ये तीनों आदमी येनमू के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और ये आदमी येनमू से कह रहा होता है कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा, लेकिन येनमू इनको फिर से मारना शुरू कर देती है। लेकिन इन आदमियों के हाथ में स्टिक्स होती हैं और ये बहुत जोर से येनमू को मार देता है, जिसकी वजह से येनमू नीचे गिर जाती है। ये येनमू को मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर येंजी येनमू को बचाने के लिए आ जाता है और अब येंजी इन सब की खूब धुलाई करता है। येंजी जब इनको मार रहा होता है तो ये देखता है कि एक आदमी फिर से स्टिक येनमू को मारने वाला है, तो येंजी येनमू को बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है और येनमू की बजाय चोट येंजी को लग जाती है। इसके बाद येंजी को चक्कर आ रहे होते हैं और ये आदमी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। इनके जाने के बाद येंजी भी यहाँ पर गिर जाता है। येनमू जल्दी से येंजी के पास आती है। येनमू रोते हुए येंजी को कह रही होती है कि भला तुमने मेरी खातिर ऐसा क्यों किया। फिर ये अपना फोन निकालती है और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। येंजी को सर में चोट लगी होती है, इसलिए अब ये कोमा में होता है, लेकिन डॉक्टर येनमू से कहते हैं कि ज्यादा खतरे की बात नहीं है और येंजी कुछ ही देर बाद जाग जाएगा। येनमू येंजी के पास बैठी होती है और अब येंजी की आँख खुल जाती है। येनमू येंजी से कहती है कि तुम्हें जरूर दर्द हो रही होगी, तो मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। येंजी इसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। येनमू कहती है कि ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और तुम्हारे पास ही रहूंगी। येंजी बहुत खुश होता है कि येनमू बिल्कुल ठीक है। अब वो येनमू के लिए सूप लेकर आया होता है तो येनमू कहती है कि अंदर चलकर तुम येंजी को भी देख लो। येंजी येनमू से कहता है कि मैं भी ये सूप पीना चाहता हूँ, लेकिन येनमू कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी खाने पीने से मना किया है। तो येंजी कहता है कि सिर्फ मैं एक ही सिप लूंगा सूप का। येनमू इसकी बात मान जाती है। ये इसको सूप पिलाने ही वाली होती है। येंजी कहने लगता है कि मुझे पानी पीना है तो येनमू कहती है कि तुम पानी नहीं पी सकते हो, इसीलिए येनमू कॉटन बड से पानी इसके होंठों पर लगा रही होती है। ये दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे होते हैं तो वो इनको अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है और बाहर आकर दरवाजे की खिड़की में से इनको देख रहा होता है। इतने में सीयू यहाँ पर आ जाती है तो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि इनको देखो। सीयू भी वो के साथ यहाँ पर इनको देखने लगती है, लेकिन वो के इतना करीब खड़ा होकर सीयू को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है तो ये जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए आ जाती है। सीयू अपने स्टाइल में येंजी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, कहाँ पर दर्द हो रही है, अगर कहो तो मैं रुक जाती हूँ। लेकिन येंजी कहता है कि मुझे आराम करने की जरूरत है, इसलिए तुम मेरी फिक्र नहीं करो। सीयू ज्यादा परेशान हो रही होती है तो वो इसको लेकर बाहर चला जाता है। इन दोनों के बाहर जाने के बाद येनमू ऐसे ही येंजी की टेक केयर करने लगती है। वो बाहर आने के बाद सीयू से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, ना ही तुम मेरी शॉप से चिकन ऑर्डर करती हो, ना ही मुझे अपनी कंपनी में कोई मसला ठीक करने के लिए बुलाती हो। सीयू कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी शॉप से ज्यादा चिकन ऑर्डर किया करूंगी। वो कहते कि ठीक है, तुम मुझे कभी भी अपनी मदद के लिए बुला सकती हो। सीयू से कहती कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं कहना है। वो सीयू के पास अगर कहता है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब वो अपने कंप्यूटर से सीयू की सारी हेल्थ के बारे में बता रहा होता है। अपने बारे में अजीब किस्म की बातें सुनकर सीयू को गुस्सा आ जाता है और ये यहाँ से चली जाती है। येंजी और येनमू एक ही रूम में एडमिट होते हैं। येंजी काफी मुस्कुरा रहा होता है। येनमू येंजी से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। येंजी उठकर बैठ जाता है, कहता है कि बस तुम्हें यही कहना है मुझसे। येनमू कहती है कि मुझे तो बस यही बात कहनी है। येंजी कहते है कि तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। येनमू कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और फिर ये अपनी साइड का कर्टन आगे कर लेती है और सोने के लिए लेट जाती है। येंजी तो सुबह उठकर किताब पढ़ा होता है और येनमू
यनमो येंजी के शेडो के साथ खेल रही होती है। ऐसा करके यनमो को काफी मजा आ रहा होता है। अब फिर इन दोनों को देखने के लिए यहाँ पर यांग भी आ जाता है, लेकिन गलती से यनमो के बाल यांग की शर्ट के बटन में फंस गए होते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर यांग को अच्छा नहीं लगता। यांग हो जाता है और इनके लिए फ्लावर्स रखकर खुद यहाँ से चला जाता है। यांग के बाहर आते ही इसकी मुलाकात डॉक्टर से हो जाती है। यांग डॉक्टर से येंजी की तबीयत पूछता तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। डॉक्टर यांग को कहता है कि यनमो की ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं और इसका केस ज्यादा ही सीरियस लग रहा है, लेकिन अभी हम कंफर्म करने के लिए यनमो के कुछ और टेस्ट करवाएंगे। यांग कहता है कि जब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको सबसे पहले मुझे बताना होगा। डॉक्टर कहता है कि ठीक है। लूफियन भी यनमो को देखने के लिए आ गया होता है। लूफियन बहुत परेशान लग रहा होता तो यनमो कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, येंजी ने मेरी जान बचाई है, मैं तो हॉस्पिटल में सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए रुकी हुई हूँ। यनमो पूछती है कि क्या तुम्हें उन आदमियों का पता चला जिन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया है। लूफियन कहता है कि अभी तक तो उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ताल्लुक वो गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट से ही है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस मामले से दूर रहोगी, क्योंकि तुम्हारे इस मसले में पड़ने से तुम्हारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। यनमो कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है, तुम्हें भी हर दफा ये बात करने की आदत हो गई है। अगले दिन यनमो और येंजी डिस्चार्ज हो गए होते हैं और इन दोनों को लेने के लिए सीयू और ओ आए होते हैं। ओ सीयू को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीयू उस दिन वाली बातों की वजह से ओ से नाराज होती है। ओ बार बार सीयू से पूछे जा रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो यनमो ओ से कहती है कि मेरा सामान उठाओ और अब हम जा रहे हैं। यनमो येंजी को बाय करके यहाँ से चली जाती है। मिस्टर जाओ का मैनेजर आके मिस्टर जाओ को बताता है कि अभी मुझे डॉक्टर से पता चला है कि यनमो को एक बहुत ही अजीब किस्म का ब्लड डिजीज है और अब यनमो का इलाज करवाने के लिए यांग हमें फोर्स कर रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएगा। ये कहता है कि हम इसी बात का फायदा उठाएंगे और अब यांग भी हमारे साथ ही होगा। अगले दिन डॉक्टर यांग को हॉस्पिटल बुला लेता है और वो उसको बताता है कि यनमो को एक बहुत ही अजीब किस्म का ब्लड डिजीज है और हमने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम यनमो की जान बचा भी सकते हैं या नहीं। ये बात सुनकर तो यांग को धचका लग जाता है कि यनमो की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। यांग कहता है कि आप भी अपनी कोशिश करें और मैं भी आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूंगा, हमें हर कीमत पर यनमो की जान बचानी होगी। यांग मैनेजर को बुलाकर कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मिस्टर जाओ से बात करना चाहता हूँ, उनकी और मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ। सोंगरेन अपने घर का दरवाजा खोलती है तो येंजी से मिलने के लिए आया होता है। ये येंजी को देखकर हैरान होती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। येंजी कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक मशवरा लेने के लिए आया हूँ। येंजी सोंगरेन से कहता है कि मैं यनमो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इस तरह के कामों का कोई भी तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ। सोंगरेन इसकी बात समझ जाती है। अब येंजी यांग के घर पर पहुँच जाता है और उसको याद आता है कि सोंगरेन ने इससे क्या कहा था। सोंगरेन कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस लव ट्रायंगल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी यनमो को ही पसंद करता है। येंजी इसके घर पर पहुँचता है तो यांग भी बाहर आ रहा होता है। ये दोनों साथ में वॉक पर चले जाते हैं। ये दोनों चलते चलते अपने स्कूल आ गए होते हैं और यांग कहता है कि यहाँ पर इन बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। येंजी कहता है कि हाँ उस टाइम पर हम तीनों ही मिलकर बहुत अच्छा टाइम गुजारा करते थे। यांग कहने लगता है कि उस वक्त पर हम तीनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। येंजी कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, असल में मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। यांग कह देता है कि तुम भी यनमो को पसंद करते हो। येंजी कहता है कि हाँ मैं यनमो को पसंद करता हूँ। तो यांग कहता है कि फिर अब हम यनमो के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, हम जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे और इस बात का फैसला यनमो करेगी कि वो आखिर में किसको चुनती है। येंजी कहता है कि मुझे ये बात बताकर मन की शांति मिल गई है। इस बात पर यांग भी मुस्कुरा देता है। सोंगरेन लूफियन को कॉल कर रही होती है, लेकिन लूफियन इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। येंजी और यांग अब ये सोच रहे होते हैं कि इन दोनों को अब अपना अगला कदम कौन सा उठाना है और यनमो इस बात को सोचकर उदास हो रही होती है कि आखिरी दफा येंजी ने इससे ये कहा था कि वो जिंदगी भर सिर्फ यनमो को ही प्यार करेगा। सोंगरेन अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अब जल्द ही पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना हम तुम्हारी बेटी का आगे इलाज शुरू नहीं कर पाएंगे। सोंगरेन डॉक्टर से थोड़ा सा वक्त मांग रही होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ। यांग से मिलने के लिए सोंगरू भी आ जाती है। यांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सोंगरू कहते हैं कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। यांग मैनेजर को बाहर भेज देता है, लेकिन ये यहीं पर खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगता है। सोंगरू के पास इस बात का सबूत होता है कि जो येंजी के एक्सपेरिमेंट की जानकारी लीक हुई थी वो यांग ने करवाई है। सोंगरू इसको सबूत दिखाकर कहती है कि जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये सारी बातें मैनेजर ने भी सुन ली होती हैं। यांग कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो, इसलिए तुम मुझे धमका नहीं सकती हो, और ये सोंगरू को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। सोंगरू जाने लगती है तो यांग कहता है कि ये अपने सबूत भी उठाकर अपने साथ ले जाओ। सोंगरू को रास्ते में ही मैनेजर मिल जाता है। मैनेजर इसको कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तो सोंगरू कहती है कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और अगर तुम इस मसले का हल चाहते हो तो फिर तुम मुझे
मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। ये कहकर सोंगरू यहाँ से चली जाती है। मैनेजर वापस से यांग के पास आता है और यांग इससे गुस्से में पूछता है कि ये क्या हो रहा है। मैनेजर कहता है कि क्या हुआ है, तो फिर ये बात इसको कैसे पता है कि मैं ही इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम अपना काम करना भूल गए हो। मैनेजर कहता है कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन यांग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। यांग इससे कहता है कि अपना काम ठीक से करो क्योंकि यंजी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। आज यनमो जब अपनी शॉप पर होती है तो ये यहाँ से सोंगरू को गुजरते हुए देखती है। यनमो अब लुफियन से बात करने के लिए आ जाती है। लुफियन कहता है कि सोंगरू वहाँ से वैसे ही गुजर रही होगी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। यनमो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि पहले सोंगरू ने अपनी कंपनी को धोखा दिया और फिर वो रिजाइन करने के बाद गायब होगी और अब अचानक से उसका सामने आ जाना थोड़ी अजीब बात है। लुफियन कहता है लेकिन हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि सोंगरू के पीछे बैठकर ये सब कुछ कौन करवा रहा है। यनमो कुछ कहने वाली होती है कि यहाँ पर लुफियन का फोन बजने लगता है, लेकिन लुफियन सोंगरन की कॉल उठाना नहीं चाह रहा होता। यनमो उसको कहते कि तुम सोच कह रहे हो, अब उठा लो कॉल, और फिर यनमो के कहने पर लुफियन कॉल उठा ही लेता है। जैसे ही कॉल उठाता है तो सोंगरन तो इस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। लुफियन बात करने के लिए साइड में आ जाता है। लुफियन सोंगरन से ये झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन सोंगरन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हें देखने के लिए खुद यहाँ पर आ रही हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।